हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड इम्पोर्ट फाइनेंसिंग। इम्पोर्ट फाइनेंसिंग की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने इम्पोर्ट फाइनेंसिंग किया था और इम्पोर्ट फाइनेंसिंग के हमने मेथड्स किए थे कि कैसे कैसे हम पेमेंट्स को करते हैं, जैसे कि कैश इन एडवांस था, कंसाइनमेंट परचेज थी, ओपन अकाउंट, डाउन पेमेंट और लेटर ऑफ क्रेडिट था, जिसको हमने 2 वीडियोज में कवर किया है। लेटर ऑफ क्रेडिट की हमने एक अलग वीडियो बनाई थी। ठीक है, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग क्या होता है आज हम वो करेंगे। तो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग को हम पहले नॉर्मल टर्म्स में समझ लेते हैं कि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग क्या होती है। एक पर्सन है जिसे हम एक्सपोर्टर बोलते हैं, जो कि गुड्स को सेल करता है आउट ऑफ हिज डोमेस्टिक कंट्री, अपनी कंट्री से बाहर सेल करता है। अब इस पर्सन को क्या होता है, जब इसने सेल करनी है अनदर कंट्री को, किसी अनदर कंट्री को सेल करनी है, तो इस पर्सन को पैसों की जरूरत होती है। तो इस पैसों की जरूरत को वो पूरा कैसे करे, इसे फाइनेंस लेना पड़ता है, मतलब कि इसे लोन लेना पड़ता है। बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जिनसे ये लोन ले सकता है, जैसे आरबीआई है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इन चीजों से ये लोन ले सकता है। तो इसी को बोलते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, मतलब कि एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ लोन को प्रोवाइड करना, उसे लोन लेना, उसे हेल्प मिल जाना एक्सपोर्ट करने से पहले, तो उसे बोलते हैं हम एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। तो एक्सपोर्ट हम करते हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है। इन सिंपल लैंग्वेज, एक्सपोर्ट मीन्स सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। जब हम कोई भी कंट्री, इंडिया नहीं कह सकते, हम कोई भी कंट्री, हम इंडिया के पर्सन है इसलिए हम इंडिया बोल सकते हैं। अगर आप अनदर कंट्री के पर्सन है तो आप ये बोल सकते हैं कि जब कोई भी गुड्स को सेल किया जाता है अनदर कंट्री में, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। इन इंडिया जो एक्सपोर्ट है वो कम है अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्ट, मतलब कि इम्पोर्ट ज्यादा किया जाता है इंडिया में और एक्सपोर्ट कम किया जाता है। तो इसलिए अगर हम इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे तो इम्पोर्ट ज्यादा करने से हमें पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, जिससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल हो जाता है। इसीलिए हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है, एनकरेज करने की जरूरत है एक्सपोर्ट्स को। इसीलिए जो गवर्नमेंट है हमारी कंट्री की और जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का, तो वो बहुत सारे कंसेशंस देता है बहुत सारी ऐसी कंपनीज को या एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सके। इंटरनेशनल जो मार्केट है इज वेरी ब्रॉड मार्केट, वेयर इंटरनेशनल मार्केट जो है वो बहुत ही ब्रॉड मार्केट है, क्योंकि वहां पर जो गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं वो सेल की जाती हैं इन अ ह्यूज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में। जो इंटरनेशनल मार्केट बहुत ही बड़ी मार्केट है, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल और परचेज किया जाता है। तो आज हम कर रहे हैं कि क्या एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग क्या होती है। एक्सपोर्टर जो है, ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें जो पैसे हैं वो बहुत जल्दी से जल्दी क्या है रिसीव हो जाए, एज सुन एज पॉसिबल, जो क्विकली रिसीव हो जाए, उनको क्विकली पेड कर दिया जाए, इंपोर्टर उन्हें क्विकली पेड कर दे उनकी जो अमाउंट होती है। एक्सपोर्टर ऐसा चाहते हैं, लेकिन इंपोर्टर क्या चाहते हैं कि इंपोर्टर ये चाहते हैं कि जब तक, तो इंपोर्टर क्या चाहता है कि वो जितनी लेट पेमेंट करे उतना ही अच्छा है, जब तक कि उसे गुड्स रिसीव ना हो जाए या फिर वो आगे उसे रीसेल ना कर दे तब तक वो पेमेंट ना करे। इंपोर्टर ऐसा चाहता है। और एक्सपोर्टर क्या चाहता है कि उसे जल्दी से जल्दी पेमेंट मिल जानी चाहिए ताकि वो आगे प्रोसीडिंग्स कर सके। तो यहाँ पर जो पेमेंट नहीं की जाती है इंपोर्टर के द्वारा, तो एक्सपोर्टर को तो पैसे चाहिए होते हैं, तो एक्सपोर्टर क्या करता है, फाइनेंस अरेंज करता है थ्रू जो हमने बैंक्स आगे हम करेंगे क्या क्या सोर्सेज होती है एक्सपोर्टर जहां से फाइनेंस कलेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होती है, नीड होती है कि फाइनेंस की पैसों की जरूरत होती है, फाइनेंसिंग की नीड होती है टू मेक द सेल्स को करने के लिए। अदरवाइज जो बायर्स होते हैं, जो परचेजर होते हैं, वो कहीं और से जो गुड्स हैं वो खरीद लेंगे। ठीक है, तो फाइनेंसिंग जो फाइनेंस होता है वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, मीडियम टर्म हो सकता है और लॉन्ग टर्म हो सकता है। तीनों ही तरह के फाइनेंस हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो होता है वो वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, मतलब कि जो डे टू डे जो हमारी एक्सपेंसेस होते हैं उनको कवर करने के लिए होता है, जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल और मीडियम टर्म कैपिटल। जो लॉन्ग टर्म हमारी जो फाइनेंस हम कलेक्ट करते हैं वो किस चीज के लिए करते हैं, हम फिक्स्ड कैपिटल को खरीदने के लिए, मतलब कि जो हमारी मशीनरीज होती हैं या फिर कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं और जो हैवी अमाउंट में परचेज किए जाते हैं। यहाँ पे जो फाइनेंस होता है वो अवेलेबल किया जाता है। क्यों अवेलेबल किया जाता है, कि सेल कर सके हम अपनी गुड्स को क्रेडिट पे सेल कर सके। किन को सेल कर सके, जो हमारे इंटरनेशनल इंपोर्टर्स हैं उनको।
क्योंकि जो हमारी एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग है वो फैसिलिटी एक्सपोर्टर को तो देती है, लेकिन इंपोर्टर को भी साथ साथ फैसिलिटी दे रही है कि जो इंपोर्टर हैं, जो इंटरनेशनल इंपोर्टर्स हैं, वो क्रेडिट पे गुड्स को परचेज कर सकते हैं। हाउएवर द एक्सपोर्टर कैन गेट असिस्टेंस, जो एक्सपोर्टर है वो हेल्प ले सकता है फ्रॉम एनी बैंक, किसी भी बैंक से, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से हेल्प ले सकता है। नेक्स्ट है कि सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग क्या कहता है कि कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जहां से, कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं, कौन कौन से बैंक्स हैं, या कौन कौन सी ऐसी कॉरपोरेशंस हैं, या कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां से हम एक्सपोर्ट के लिए लोन ले सकते हैं या फिर हम फाइनेंस को कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है आर द मेंबर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशंस। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशंस का एक मेंबर है। और जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है वो कंसेशनल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे हमें लोन प्रोवाइड करता है। मतलब कि जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो हाई नहीं होती है, वो कंसेशनल रेट्स होती हैं। और जो कमर्शियल बैंक हैं उनको रीफाइनेंस कर दिया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि रीफाइनेंस का मतलब हो गया कि जो कमर्शियल बैंक है वो खुद से तो नोट छापेगा नहीं, और कमर्शियल बैंक का मेन काम तो ये नहीं है कि वो एक्सपोर्ट फाइनेंस करे, लेकिन फिर भी जो कमर्शियल बैंक है वो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में हेल्प करता है, लेकिन उसको रीफाइनेंस मतलब कि दोबारा से उसे फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है। कमर्शियल बैंक को कई बार करना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया से। कई बार अरेंज करता है, रीफाइनेंस करता है, लेकिन कई बार नहीं करता है। अपने बिहाफ पे भी एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर देता है एक्सपोर्टर को। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को हम एक्जिम बोलते हैं, जिसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, तो वो भी अपलोड हो चुकी है। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया होता है वो पार्टिसिपेट करता है विद कमर्शियल बैंक्स। जो हमने ऊपर किया, जो कि कमर्शियल बैंक्स हैं उसको रीफाइनेंस करता है, उसी तरीके से उसे एक्सटेंड इन द लॉन्ग मीडियम टर्म टू द एक्सपोर्टर्स। इसमें जो एग्जिम बैंक्स होते हैं वो मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस हैं, जो लोन है वो देते हैं एक्सपोर्टर्स को। एक्सपोर्टर्स को हेल्प करते हैं कि वो अपने मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं एक्सपोर्टर्स। नेक्स्ट आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का, यही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक RBI है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो पॉलिसी, जो RBI है वो पॉलिसी फ्रेमवर्क करता है एंड गाइडलाइंस को भी बनाता है, फ्रेम करता है गाइडलाइंस को एंड पॉलिसीज को। और ये पार्टिसिपेट करता है विद द कमर्शियल बैंक इन एक्सटेंडिंग और रीफाइनेंसिंग फॉर द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स। जैसे कि हमने पहले किया कि रीफाइनेंस करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही जो रिजर्व बैंक किसको रीफाइनेंस करता है, इसी कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसे ECGC बोला जाता है। ECGC मतलब कि एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। इसमें क्या होता है कि एक जो ये कॉर्पोरेशन है वो गारंटी देता है, प्रोवाइड वेरियस पॉलिसीज एंड गारंटीज, प्रोवाइड करता है बहुत सारी पॉलिसीज को एंड गारंटीज देता है फॉर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क इन एक्सपोर्ट ट्रेड। जो भी एक्सपोर्ट ट्रेड होता है उसमें कई बार क्या होता है कमर्शियल रिस्क आ जाते हैं, कई बार पॉलिटिकल रिस्क हो जाते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल रिस्क कैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, कोई भी कंट्री है वो कोई भी ऐसा रूल बना दे कि ये वाली जो कंट्री है वो इस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेगी, तो लेकिन एग्रीमेंट हो चुका है, तो जो ECGC है वो गारंटी देता है कि आपका जो एग्रीमेंट हो चुका है उस पे आपको ट्रेड होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है कि क्या टाइप्स होते हैं, क्या फॉर्म्स होती हैं एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के। मतलब कि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो प्री शिपमेंट होता है, सेकंड पोस्ट शिपमेंट। इन दोनों को ही जो प्री शिपमेंट है एंड पोस्ट शिपमेंट है, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फैक्टरिंग एंड फॉरटेटिंग को अगर आप करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं इस दोनों टॉपिक्स पे भी, इन दोनों टाइप्स पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो इन दोनों के लिए आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और इन दोनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट है वो है प्री शिपमेंट, और इसके बाद जो हम करेंगे वो होगा हमारा पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस को एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझो कि एक जो एक्सपोर्टर होता है उसे जब अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करना होता है तो उसके पहले उसे अपनी गुड्स को बनाना होगा, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो उसे करना होंगे। तो वो अपनी जेब से, कई बार क्या होता है कि उन जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, तो उन्हें फाइनेंस को अरेंज करना होता है, उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी लेनी होती है या फिर उन्हें लोन लेना होता है शिपमेंट से पहले।
अगर वो शिपमेंट से पहले, मतलब कि उस गुड्स को शिफ्ट करने से पहले अगर कोई लोन लेते हैं, कोई फाइनेंस लेते हैं, तो उसे बोलेंगे प्री शिपमेंट। और पोस्ट शिपमेंट क्या होता है, जब वो कोई फाइनेंस ले रहे हैं, कोई लोन ले रहे हैं, कोई क्रेडिट फैसिलिटी ले रहे हैं शिपमेंट करने के बाद, तो उसे बोलते हैं हम पोस्ट शिपमेंट। नेम से ही क्लियर है, प्री शिपमेंट मतलब शिपमेंट से पहले, पोस्ट शिपमेंट मतलब शिपमेंट के बाद। प्री शिपमेंट फाइनेंस अब होता क्या है, प्री शिपमेंट फाइनेंस बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि जो प्री शिपमेंट फाइनेंस है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही दिया जाता है। जैसे कि हमने पीछे किया, जो हमारी ईसीजीसी थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी, एक्सिम बैंक थे, जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर जो हमारे कमर्शियल बैंक्स थे, या अनदर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमारी मदद करते हैं एक्सपोर्ट के लिए, कोई भी फाइनेंस को अरेंज करने के लिए, प्री शिपमेंट फाइनेंस को अरेंज करने के लिए। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनके द्वारा प्री शिपमेंट फाइनेंस अवेलेबल करवाया जाता है व्हेन द एक्सपोर्टर वांट्स टू पेमेंट ऑफ द गुड्स बिफोर शिपमेंट। जब वो शिपमेंट से पहले जो भी उसने गुड्स वगैरह खरीदी हैं, कोई सर्विसेज ली हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उनकी पेमेंट करने के लिए उसे पैसे चाहिए होते हैं, तो इसी चीज के लिए एक्सपोर्टर को हेल्प की जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। नेक्स्ट क्या कहता है कि विच फाइनेंस, जो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड टू द परचेज एंड प्रोसीजिंग ऑफ और पैकेजिंग ऑफ द गुड्स, जो गुड्स की पैकेजिंग के लिए उसको जो प्रोसेस होती है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, और जो भी परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, क्योंकि गुड्स बनाने के लिए मेन रॉ मटेरियल होता है, फिर उसके बाद कुछ मशीनरीज चाहिए होती है, कुछ इनपुट्स चाहिए होते हैं, तो उन्हीं चीजों के लिए जो हमें पेमेंट करनी होती है उसके लिए हमारी प्री शिपमेंट फाइनेंस लिया जाता है। प्री शिपमेंट फाइनेंस को हम क्रेडिट पैकिंग क्रेडिट भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहते हैं, प्री शिपमेंट जो फाइनेंस होता है, प्री शिपमेंट फाइनेंस को हम पैकिंग क्रेडिट या पैकिंग फाइनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो शिपमेंट से पहले होता है, और शिपमेंट से पहले का जो काम होता है वो पैकिंग तक का काम होता है। पैकिंग करना मेन उसमें आता है, तो पैकिंग तक के लिए हम बोलते हैं प्री शिपमेंट को हम बोलेंगे पैकिंग क्रेडिट। इन बोथ, ये दोनों जो प्री शिपमेंट फाइनेंस है ये इंडियन रुपीज में भी मिल जाता है हमें, और फॉरेन करेंसी में भी मिल जाता है अकॉर्डिंग टू अवर नीड। ठीक है, और जो ये कहते हैं कि दिस फाइनेंस जो है इज प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक, ये जो फाइनेंस है कमर्शियल बैंक के द्वारा मेनली प्रोवाइड किया जाता है, और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं इनको रीफाइनेंस कर दिया जाता है किनके द्वारा, एक तो जो एक्सिम बैंक है उनके द्वारा और आरबीआई के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो एक्सपोर्टर है हैज टू सबमिट, जो एक्सपोर्टर हैं उनको सबमिट करनी पड़ेगी एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। किस चीज के लिए, जब भी उन्हें लोन लेना है, जब उन्हें लोन ऑब्टेन करना है, जब उन्हें लोन लेना है फ्रॉम कमर्शियल बैंक और एनी अदर बैंक, तो जब भी उन्हें लोन लेना है तो सबसे पहले उन्हें एप्लीकेशन लिखनी होगी। नेक्स्ट हम करते हैं कि क्या क्या जो हमारी प्री शिपमेंट फाइनेंस के जो लेवल हैं, कि कैसे हमें प्री शिपमेंट फाइनेंस मिलता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका पर्पस क्या है, कि हमें प्री शिपमेंट फाइनेंस लेने की जरूरत क्यों है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम अब करते हैं। क्या कहता है, टू परचेज रॉ मटेरियल, हमें प्री शिपमेंट फाइनेंस क्यों चाहिए, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल और जो अनदर इनपुट्स हैं जिससे हमें अपना प्रोडक्शन करना है उसको परचेज करना होता है, इसलिए हमें क्या है प्री शिपमेंट फाइनेंस की, हमें पैसे की, हमें लोन की जरूरत है। नेक्स्ट क्या कहता है कि कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो भी हम प्रोसेस चलती है, जैसे कि एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से हम सेमी फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, फिर सेमी फिनिश्ड से हम फिनिश्ड बनाते हैं, फिर उसको हम पैकेजिंग करते हैं, फिर ही वो सेल करने के लिए दिया जाता है। तो जो ये प्रोसेस है इसको पूरा करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, क्योंकि जो मनी है वो हमारा ब्लड है ऑर्गेनाइजेशन का, जो पैसा है फाइनेंस है वो ब्लड है ऑर्गेनाइजेशन का, बिना फाइनेंस के कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि जो एक मैन होता है, जो एक मनुष्य होता है, उसके लिए पानी जरूरी होता है, वैसे ही एक बिजनेस को सरवाइव करने के लिए जो मनी है, जो फाइनेंस है, उसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है पैसा। नेक्स्ट कहते हैं कि जो वेयर हाउस होते हैं, जो हमारे वेयर हाउस होते हैं, गोदाम होते हैं, जहां पर हम अपने गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, तो वो जो गोदाम होंगे, जो स्टोर होंगे, तो वो भी हमें फ्री में तो कोई देगा नहीं, तो इसके लिए हमें पैसा चाहिए होगा। जब भी हम गुड्स को, फिनिश्ड गुड्स को या रॉ मटेरियल को जब भी हमें स्टोर करके रखना होगा तो हमें वेयर हाउस चाहिए, और वेयर हाउसेस के लिए हमें प्री शिपमेंट फाइनेंस चाहिए। द प्रोसेस एंड पैक ऑफ गुड्स एंड मार्केटिंग करना, लेबलिंग करना, मतलब कि एक गुड्स की पैकेजिंग, फिर उसकी मार्केटिंग करना, मतलब कि लोगों तक उस बात को पहुंचाना कि हमने एक प्रोडक्ट लाया। मार्केटिंग आपको पता ही होगा कि एक प्रोडक्ट की मार्केट में एक एडवर्टाइजमेंट करना, वो भी मार्केटिंग के अंदर आता है। लेबलिंग मतलब उसके ऊपर एक लेबल लगाना जिसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी होता है, एंड प्राइस होता है, क्वांटिटी, क्वालिटी, सब कुछ लिखा होता है, तो वो होता है लेबलिंग। तो इन सारी चीजों पर भी जो खर्चा होता है, जो इस चीज की प्रोसेस होती है, उसमें जो खर्चा होता है वो प्री शिपमेंट फाइनेंस के अंदर आता है।
नेक्स्ट क्या कहता है कि जो हमारी शिपमेंट करनी होती है हमें गुड्स को टू द बायर्स, जब हमें बायर्स को शिपमेंट के लिए गुड्स भेजनी होती है तब भी बहुत से खर्चे आते हैं, तो उन खर्चों को भी कवर करने के लिए हमें प्री शिपमेंट फाइनेंस की नीड पड़ती है। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं कि टू मीट अदर फाइनेंशियल कॉस्टेज, कुछ ऐसी कॉस्टेज होती हैं, कुछ ऐसी लागत होती हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, जो अनदर कुछ खर्चे हम बोल सकते हैं इन चीजों से हटकर, जो लास्ट खर्चा है वो इन चीजों से हटकर कोई भी अनदर एक्सपेंस होता है, फाइनेंशियल कॉस्टेज आती हैं या फिर कोई भी ऐसा खर्चा होता है तो वो भी प्री शिपमेंट फाइनेंस के लिए आएगी। लेकिन प्री शिपमेंट फाइनेंस में ये याद रखने वाली चीज है कि जो प्री शिपमेंट फाइनेंस है वो स्पेशली शिपमेंट से पहले की बात है। जब हमने किसी गुड्स को शिप किया है, शिफ्ट कर रहे हैं हम उस चीज को, तो उससे जो पहले के जो खर्चे होते हैं वो प्री शिपमेंट फाइनेंस में आते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्री, और इसके बाद के जो होंगे उसे हम बोलते हैं पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है, जो शिपमेंट मतलब कि गुड्स को शिफ्ट करने के बाद के जो खर्चे होते हैं, मतलब कि बाद मतलब पोस्ट के मतलब कि जो बाद के खर्चे होते हैं उसे हम बोलते हैं, जब उन खर्चों को लिया जाता है, अवेलेबल किया जाता है, उस खर्चों को पूरा करने के लिए फाइनेंस लिया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अब हम कर रहे हैं जैसे कि हमने पहले किया कि प्री शिपमेंट फाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता था, तो यहाँ पर भी जो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है वो भी प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। जब जो एक्सपोर्टर है वो देना चाहता है पेमेंट्स ऑफ द गुड्स आफ्टर शिपमेंट, शिपमेंट को करने के बाद जो भी खर्चे हुए हैं उसकी पेमेंट जब एक एक्सपोर्टर करना चाहता है, और तब जो फाइनेंस अवेलेबल किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस फाइनेंस को अवेलेबल करवाती हैं, प्रोवाइड करवाती हैं किसको, एक्सपोर्टर को, ताकि वो अपनी पेमेंट्स कर सके। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, जो हेल्प होती है, फाइनेंशियल हेल्प होती है, वो प्रोवाइड की जाती है आफ्टर शिपमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट्स, मतलब कि जो भी गुड्स एक्सपोर्ट्स करनी है तो उसकी शिपमेंट के बाद की जो भी हेल्प होती है, फाइनेंशियल हेल्प होती है, वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में आती है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस या फिर पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इज provided at a concessional interest rate as per the RBI guidelines। जो RBI है वो कुछ गाइडलाइंस बनाती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है, तो उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट चीज यही रखी गई कि जब भी किसी एक्सपोर्टर को पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अवेलेबल करवाया जाएगा तो जो रेट्स होंगी वो बहुत ही कंसेशनल रेट्स होनी चाहिए। कंसेशनल रेट्स का मतलब है कि जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो लो होगी, मतलब आपको कुछ छूट दी जाएगी क्योंकि आप एक्सपोर्ट करो। क्योंकि जब भी कोई एक कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो उससे कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा पेमेंट होता है वो बैलेंस हो जाता है, मतलब कि फेवरेबल रहता है, इसलिए बहुत ही कंसेशनल रेट्स पर इंटरेस्ट दिया जाता है। The proof of shipment of the goods is the basis of grant such facility। नेक्स्ट क्या कहता है कि जो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस होता है वो इज नीडेड, क्यों जरूरत है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की, क्योंकि जो इम्पोर्टर है वो डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ द गुड शिप्ड, क्योंकि जो इम्पोर्टर है वो अभी पैसे नहीं दे रहा है या नहीं दे सकता है। वो जो इम्पोर्टर है वो पैसे कब देगा, आफ्टर रिसीविंग द गुड्स और आफ्टर द रीसेल ऑफ दैट गुड्स, मतलब कि जब वो इम्पोर्टर वो उन गुड्स को रिसीव नहीं कर लेता, अपने तक उसके गुड्स आ नहीं जाती, जब तक उसे श्योरिटी नहीं हो जाती कि ये गुड्स अब मेरे एंटाइटलमेंट में आ गई है, तब तक वो पर्सन पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं होता। लेकिन जो ये पर्सन है, इसे तो जो एक्सपोर्टर होता है उसे तो सेल करनी होती है अपनी गुड्स, तो उसे अपने बिहाफ पर फाइनेंस अरेंज करना होता है, तो इसीलिए जो इम्पोर्टर है वो पे नहीं करता है द अमाउंट ऑफ गुड्स शिप्ड, जो गुड्स शिप्ड हो चुकी है। जो एक्सपोर्टर है इज नाउ नीड टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स फॉर कैरी ऑन देयर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसे अपने बिजनेस को चलाने के लिए या फिर और भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसे पैसा चाहिए होता है, इसीलिए जो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस होती है वो उसकी जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या पर्पस होते हैं फाइनेंस लेने के एट अ पोस्ट शिपमेंट लेवल, मतलब कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं जब एक एक्सपोर्टर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस लेता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है वो पेमेंट करना चाहता है किसको, जो एजेंट्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं फॉर देयर सर्विसेज, उनके सर्विसेज के लिए जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर एजेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं तो उनको उनकी पेमेंट्स देनी होती है, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है वो फ्री में काम नहीं करेगा, और जो ये काम होता है ये पोस्ट शिपमेंट के मतलब पोस्ट शिपमेंट का होता है, शिपमेंट के बाद का होता है, इसलिए जो ये पेमेंट आएगी वो पोस्ट शिपमेंट के लिए होगी। ठीक है, और यही इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, पेमेंट फॉर प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस।
अब शिपमेंट करने के बाद हमें बहुत से काम करने होते हैं, जैसे कि हमें प्रमोशन करना होता है अपने प्रोडक्ट का, मार्केटिंग करनी होती है, एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। तो इन सब चीजों के लिए जो खर्चा होता है वो उसकी जो पेमेंट की जाती है, जो भी खर्चा आता है उसकी जो पेमेंट की जाती है वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, पेमेंट फॉर पोर्ट ऑफिसर्स एंड कस्टम ड्यूटीज होती हैं, एंड जो शिपिंग एक्सपेंस होते हैं, जो भी एक्साइज ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी होती है, कोई भी तरह के किसी भी तरह का कोई भी टैक्स होता है या कोई भी खर्चा होता है जो पोस्ट शिपमेंट के बाद आता है, जैसे कि पोर्ट ऑफिसर्स को जो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो जो सारी चीजें होती हैं वो पोस्ट शिपमेंट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि पेमेंट फॉर आफ्टर सेल सर्विसेज, जो प्रोडक्ट होता है, एक्सपोर्टर क्या करता है, प्रोडक्ट पे कुछ आफ्टर सेल सर्विसेज देता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है कुछ दिनों बाद खराब हो जाता है तो उसे रिपेयर करके देता है या एक्सचेंज करके देता है। तो उसमें जो भी आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं उसकी जो पेमेंट होती है वो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के थ्रू ही होती है। मतलब कि पहले एक एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो उस लोन में से पेमेंट करता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि पेमेंट फॉर द प्रीमियम ऑफ ECGC मतलब कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक गारंटी लेती है कोई भी एक्सपोर्ट वगैरह होने पर। तो जब भी कोई गारंटी ली जाती है तो वो फ्री में तो गारंटी लेगी नहीं, तो हमें क्या है प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो जो भी प्रीमियम पेमेंट होगी वो हमारी पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में ही आएगी। पोर्ट में जब हम पोर्ट करते हैं तब पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में आती है। फिर नेक्स्ट बोलते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के लिए। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के लिए क्या हमारी एलिजिबिलिटीज है, मतलब कि ऐसे कौन कौन से एक्सपोर्टर्स हैं जो हमारी पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो होती है वो प्रोवाइडेड टू दैट एक्सपोर्टर्स, उन एक्सपोर्टर्स को, सिर्फ उन्हीं एक्सपोर्टर्स को पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस दी जाती है हु हैज शिप्ड द गुड्स एंड हु ट्रांसफर ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसको भी ट्रांसफर कर चुके हैं और साथ ही साथ अपनी जो गुड्स हैं उनको भी शिफ्ट कर चुके हैं। शिफ्ट करने के बाद और अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ट्रांसफर करने के बाद ही एक्सपोर्टर क्या कर सकता है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अरेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की क्या क्या अमाउंट होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट अगर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस लेना है, अगर हमें लोन लेना है कितना, अप टू द 10 करोड़, अगर हमें 10 करोड़ से कम का लेना है, 10 करोड़ तक का लेना है, तो हम क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक से एक्सपोर्ट फाइनेंस ले सकते हैं। कौन सा एक्सपोर्ट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर हमें 10 करोड़ से 50 करोड़ का लेना है तो हम एक्सिम बैंक से ले सकते हैं। एक्सिम बैंक मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर हमें 50 करोड़ से ज्यादा लेना है तो हम एक्सिम बैंक से भी ले सकते हैं और आरबीआई और ECGC से भी ले सकते हैं। तो ये हमारे एक लेवल थे कि अगर हमें 10 करोड़ तक का लेना है लोन तो हम कहाँ से लेंगे, 10 करोड़ से 50 करोड़ तक लेना है तो हम कहाँ से लेंगे, और हमारा 50 करोड़ से ऊपर का लेना है तो हम कहाँ से लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि क्या क्या पीरियड्स होंगे, किस टाइम पीरियड में हमें उस जो हमने लोन लिया है या फाइनेंस लिया है तो उसको हमें पेमेंट करनी है, कितना टाइम होगा हमारे लिए, और साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी तो वो कौन सी होगी। हमने पहले क्या कि हमें कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है, तो कंसेशनल रेट्स होंगी कितनी वो हम करेंगे अंडर द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। जब भी हम पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस लेते हैं तब सबसे पहला क्या कहते हैं कि अगर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेते हैं, अगर हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो 90 दिनों के अंदर अंदर हमें उन्हें पे करना होगा। 90 दिन मतलब कि हमें 3 महीनों के अंदर अंदर उसकी पेमेंट करनी होगी, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 13% होगा इस पे, शॉर्ट टर्म लोन पे, शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे 13% लोन होगी और रीपेमेंट हमें 90 डेज के अंदर करना होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, जो मीडियम टर्म है वो हमारा होता है 90 डेज मतलब कि 3 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक होता है, और जो हमारा लॉन्ग टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, लॉन्ग टर्म पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो होता है वो हमारा 5 ईयर से लेकर 12 ईयर तक, मतलब कि 5 साल से 12 साल तक की क्या है हम रीपेमेंट हमारी कर सकते हैं हम, जैसे कि हमारा एग्रीमेंट में लिखा गया होगा कि कितने साल तक हमारी रीपेमेंट है। तो जो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो आरबीआई डिसाइड करता है, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। तो इन दोनों के लिए आरबीआई डिसाइड करता है 90 डेज टू 5 ईयर्स और 5 ईयर्स टू 12 ईयर्स। यहाँ पर कितना है, 3 मंथ्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 13% होगी।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कि क्या मेथड्स होते हैं, क्या फॉर्म्स होते हैं या क्या क्या टाइप्स होते हैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के। तो पोस्ट शिपमेंट जो फाइनेंस है उसके क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या टाइप्स है वो हम करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि एक्सपोर्ट बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, मतलब कि जो हमारा एक्सपोर्ट बिल है उसे परचेज करना है एंड डिस्काउंट करना है। और ये जो चीज होती है वो नॉन एलसी बिल्स होते हैं। एलसी मतलब कि लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट पे मैं एक अलग वीडियो बना चुकी हूँ और वो अपलोड भी कर दी गई है। लेटर ऑफ क्रेडिट की जो वीडियो है वो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में आपको एलसी की वीडियो मिल जाएगी, लेटर ऑफ क्रेडिट की वीडियो मिल जाएगी, तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट भी देख लीजिए। फिर इसमें क्या कहते हैं कि जो हमारी एक्सपोर्ट बिल परचेज होता है और डिस्काउंटेड होता है वो क्या होता है। ये दो तरीकों से होता है। सबसे फर्स्ट होता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट होता है, मतलब कि जिसे हम डैप बोलते हैं, डीएपी बोलते हैं और DAA बोलते हैं, मतलब कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, इसे बोलते हैं हम साइट ड्राफ्ट। साइट ड्राफ्ट और टर्म ड्राफ्ट को मैं आपकी जो हमारी हमने किया था इंपोर्ट फाइनेंस, जो कि इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, मैंने उसमें आपको ये क्लियर कर दिया है कि क्या साइट ड्राफ्ट होता है, क्या टर्म ड्राफ्ट होता है, इसमें एक्सपोर्टर को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इंपोर्टर को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आप वहां से ये कर लीजिए, ठीक है। और अब हम बात जो कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट बिल परचेज और डिस्काउंटेड की कर रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट बिल है वो यूज किया जाता है इन द टर्म ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट। जब भी हम सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हम करते हैं, और जो कि डिस्काउंटेड करवा लिया जाता है या परचेज किया जाता है बैंक्स के द्वारा, ठीक है। और इट इज यूज्ड इन इनडिस्प्यूटेबल एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। और ये कब यूज किया जाता है, जब हमें डिस्प्यूट नहीं करना है, इनडिस्प्यूटेबल एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन करनी होती है, मतलब कि कोई भी फ्रॉड ना हो या कुछ भी, तब हम ऐसी ट्रांजैक्शंस करते हैं। एंड जो प्रॉपर लिमिट होती है हैज टू बी सब्सेक्शन्ड टू द एक्सपोर्टर। और जो लिमिट्स होती हैं वो सारी जो एक्सपोर्टर्स होती हैं उसके द्वारा अनुमति ली गई होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो एक्सपोर्ट बिल निगोशिएटेड क्या होता है कि ट्रांसफर करना, किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, निगोशिएबल का नॉर्मल मीनिंग होता है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट होता है या कोई भी चीज होती है उसको हम जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं निगोशिएबल, ठीक है। तो एक्सपोर्ट बिल निगोशिएटेड क्या होता है, निगोशिएटेड में ये देखो एलसी बिल्स आते हैं। ऊपर वाले में हमने किया कि नॉन एलसी बिल्स, लेकिन इसमें क्या है एलसी बिल्स है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड जो बैंक होते हैं ऑफन बिकम रेडी टू एक्सटेंड द फाइनेंस अगेंस्ट द बिल अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसमें जो बैंक्स होते हैं वो आते हैं, बैंक्स जो होते हैं हमारे मेन इंटरमीडिएट का काम करते हैं जो बैंक्स होते हैं, बिकॉज जो सिक्योरिटीज होती हैं आर अवेलेबल इन दिस मेथड। जो सिक्योरिटी मतलब एलसी जो है वो भी हमारी सिक्योरिटी है। तो जो ये सिक्योरिटीज होती है वो हमारी अवेलेबल होती हैं इस मेथड में। इफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन सीरीज देन द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इज अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर्स। सबसे बड़ी चीज, अगर कि सारे डॉक्यूमेंट सीरीज में होंगे, सारे डॉक्यूमेंट अरेंज अच्छे से किए गए होंगे तो ही हमें पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस मिलेगा। और साथ ही साथ क्या कहता है कि जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सीरीज में तो होने ही चाहिए, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में एक माइनर सी मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक छोटी सी मिस्टेक भी होगी तो आपका जो लेटर ऑफ क्रेडिट है या कोई अनदर जो डॉक्यूमेंट होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है और पेमेंट के बीच में हर्डल क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है कि एडवांस लेना है अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल सेंड टू द कलेक्शन बेसिस। जो हमारी कलेक्शन बेसिस होती है उसके बेस पर हमें क्या है एडवांस को लेना है। एडवांस मतलब कि हमें लोन लेना है। लोन किस बेसिस पे लेना है, हमें जो हमारे कलेक्शन बेसिस है उस पे लेना है। दिस स्ट्रेटेजीज आर अडॉप्ट बाय द एक्सपोर्टर्स। जो हमारे एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके द्वारा जो ये पॉलिसी है वो अडॉप्ट की जाती है फॉर अर्न मोर मनी। जब वो ज्यादा मनी लेना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तब ये पॉलिसी जो ये स्ट्रेटेजीज हैं, जो ये रणनीतियां हैं वो अपनाई जाती हैं। व्हेन जो एक्सपोर्टर थॉट द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज इम्प्रूव इन द नियर फ्यूचर। जब वो एक्सपोर्टर क्या सोच रहा है, एक्सपोर्टर सोच रहा है कि जो करेंसी की जो वैल्यू है वो नियर फ्यूचर में बढ़ने वाली है, इम्प्रूव होने वाली है, तो जो एक्सपोर्टर वांट टू डिले इन पेमेंट इन द बिल्स। तो एक्सपोर्टर क्या चाहता है, एक्सपोर्टर चाहता है कि जो पेमेंट हो ना वो थोड़ी लेट हो, क्योंकि जितनी ज्यादा लेट होगी उतनी ज्यादा उसे करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और उतनी ज्यादा उसे क्या है पेमेंट ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से जो ये डॉक्यूमेंट होता है कलेक्शन बेसिस पे, तो इसमें जो ये एक एक्सपोर्टर होता है वो डॉक्यूमेंट देता है अपने जो इंपोर्टर होता है उसको, लेकिन इसके बीच में दो बैंक्स आते हैं। एक बैंक होता है जो एक्सपोर्टर के बिहाफ पे काम करता है और एक बैंक जो इंपोर्टर के बिहाफ पे काम करता है। जो एक्सपोर्टर के बिहाफ पे जो बैंक काम करता है वो एक्सपोर्टर की कंट्री में होगा, और जो इंपोर्टर के बिहाफ पे काम करता है वो इंपोर्टर की कंट्री में होगा।
ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो इन दोनों बैंक्स के थ्रू इस इंपोर्टर तक पहुंच जाते हैं और इन रिटर्न ये जो इंपोर्टर है वो पेमेंट कर देता है। ये जो सारे मेथड्स मैं आपको करवा रही हूँ ये सेम मैंने आपको करवा दिए थे इंपोर्ट फाइनेंसिंग में भी। आप वो वाली वीडियो भी देख लीजिए क्योंकि उस वीडियो को मैंने ज्यादा डिटेल में करवाया है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि जो एडवांस है अगेंस्ट एक्सपोर्ट फॉर कंसाइनमेंट बेसिस, जैसे कि हमने वहां पर इंपोर्ट फाइनेंसिंग में हमने कंसाइनमेंट परचेज किया था। कंसाइनमेंट परचेज क्या होता है, तो इसमें भी वही चीज आती है कि जो एक एक्सपोर्टर है वो गुड्स दे देता है एक इंपोर्टर को, जो कि एक एजेंट की तरह काम करता है। एजेंट की तरह ये पर्सन काम करता है। ये पर्सन क्या करेगा कि अपने जो जिस कंट्री में ये रह रहा है वहां पर ये क्या करेगा, कुछ रिटेलर्स बनाएगा। ये कुछ रिटेलर्स बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल इसने 4 रिटेलर बनाए, ये उनको गुड्स बेचता है। जो बिक गई उससे पैसा जो रिसीव हुआ वो इसको पेमेंट कर देगा, जो भी सेल इसने किया है। और जो गुड्स इससे नहीं बिकी वो गुड्स वो इसे वापिस कर देगा कि ये चीजें जो है वो मेरी कंट्री में नहीं बिकी या ये सेल होनी रह गई है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक्सपोर्टर्स को वापस हो जाती हैं। ये एज अ एजेंट ही काम करता है। ठीक है। तो ये होता है कंसाइनमेंट बेसिस पे कैसे हम एडवांस लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंस। अनड्रॉन बैलेंस को हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट भी मैंने आपको इंपोर्ट फाइनेंसिंग में डिटेल में करवा दिया है, लेकिन इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि एक जो एक्सपोर्टर है वो अपनी गुड्स बेचता है इंपोर्टर को, और इंपोर्टर क्या करता है अपनी 90% ऑफ द पेमेंट कर देता है। डाउन पेमेंट का मतलब ही ये है कि कुछ पेमेंट कर देना और जो बाकी की पेमेंट है वो थोड़े टाइम बाद करना। तो इसमें यही होता है कि 90% की पेमेंट कर दी जाती है और 10% की पेमेंट बाद में की जाती है, और जो 10% की पेमेंट बाद में की जाती है वही फाइनेंस ये पर्सन ले सकता है। 10% का फाइनेंस ही बैंक से ले सकता है एक्सपोर्टर। जो लास्ट हमारा पॉइंट है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के मेथड का, वो है एडवांस अगेंस्ट क्लेम ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, ड्यूटी मतलब कि जो भी हमारी ड्यूटीज लगती है, जो हम टैक्स बोल सकते हैं, जो भी हमारा भाड़ा लगता है या जो हमारे कस्टम ड्यूटीज होती है या कोई भी ड्यूटी होती है जो हमारी लगती है जब भी हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक कोई भी माल बेचते हैं थ्रू पोर्ट या किसी भी अनदर किसी भी चीज से। तो जब भी हम करते हैं तो हमें कुछ ऐसे कंसेशंस दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या कोई अनदर एजेंसीज के द्वारा। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें होती है वो ये होती है कि जो हमारे कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको बनाने में जब हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही हायर होता है, तब क्या होता है कि हमें बहुत सी कंसेशनल रेट्स दी जाती हैं या फिर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हमें पेमेंट करनी होती है। द पेमेंट ऑफ द 90 डेज जो हमारी पीरियड होता है, इसमें क्या है, इट इज़ मेनली फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियर आइटम्स। जो भी इंजीनियर आइटम्स होती हैं, ये जो आइटम्स होती है वो हायर कॉस्ट पे बनती है, हाई इंजीनियर कॉस्ट होती है, इंजीनियरिंग कॉस्ट होती है। तो ये जो चीजें होती हैं, जो ये प्रोडक्ट होते हैं, इसकी जो कॉस्ट है वो हायर आती है। या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको बनाने में हायर कॉस्ट आती है, तो बैंक जो होते हैं हमारे या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर कोई ऐसी एजेंसीज जो हमारी एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में हमारी हेल्प करती है, तो वो हमें सपोर्ट करती है किस चीज में, हमारे जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं, एक्साइज ड्यूटीज होती हैं एंड एक्सेट्रा कोई भी ड्यूटीज होती हैं, तो उन ड्यूटीज को ड्रॉबैक कर देती हैं। ड्रॉबैक मतलब कि उन्हें वापस लेना, मतलब कि जो हमारी ड्यूटीज होती हैं वो बहुत ही माइनर लगती हैं, बहुत ही कम लगती है, कंसेशनल रेट पे लगती हैं, लोअर लगती हैं या फिर लगती ही नहीं है। तो ये चीज होती है हमारी ड्रॉबैक में, ड्यूटी ड्रॉबैक में। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टर्म्स क्या होती हैं, ऐसी कौन कौन सी टर्म्स हैं जो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में यूज की जाती है। ये हम प्री शिपमेंट फाइनेंस पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस को नहीं कर रहे हैं, हम सीधा कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग है, बहुत प्री शिपमेंट प्लस पोस्ट दोनों के लिए ही कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो यूज की जाती हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या कहता है, कंसाइनमेंट परचेज, कंसाइनमेंट सेल या कंसाइनमेंट परचेज यूज किया जाता है टर्म। नेक्स्ट कहते हैं कि कैश इन एडवांस, ओपन अकाउंट, डाउन पेमेंट रिसीव जब हम करते हैं, क्योंकि हम जब सेल कर रहे हैं, हम एक एक्सपोर्टर के बिहाफ पे कर रहे हैं, तो ये डाउन पेमेंट रिसीव हो जाएगी। और नेक्स्ट होती है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, जिसमें हम डीपी और डीए करते हैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो ये लास्ट जो हमारा है वो हमारा है लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसे हम एलसी बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको हम समझा चुके हैं इंपोर्ट फाइनेंसिंग की वीडियो में। इंपोर्ट फाइनेंसिंग में भी हमने किया था। तो इंपोर्ट फाइनेंसिंग में हमने किस तरीके से किया था, हमने इंपोर्टर के बिहाफ पे किया था और साथ ही साथ मैंने एक्सपोर्टर के बिहाफ पे भी आपको समझाया था। तो आप लोग इस वीडियो को इस सारी चीजों को समझने के लिए इंपोर्ट फाइनेंसिंग वाली वीडियो समझ लीजिए। इंपोर्ट फाइनेंसिंग की वीडियो के मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, जिसमें एक पार्ट में मैंने इन सारे टर्म्स को क्लियर किया है और सेकंड वीडियो में मैंने
जो ये लेटर ऑफ क्रेडिट है इसको कवर किया, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और ये जो सारी चीजें होती हैं इन्हीं को ही हम बोलते हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल पेमेंट मेथड्स होते हैं वो ही ये हमारे 6 टर्म्स होती हैं, इन्हीं को ही हम इंटरनेशनल पेमेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इस हमारा जो हमने आज किया वो हमारा है कि क्या हमने किया एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, और एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में हमने प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट को आज कंप्लीट कर लिया है। फैक्टरिंग और फॉरटेटिंग को अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं इस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हमारा जो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग है, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोज हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जैसे कि इम्पोर्ट फाइनेंसिंग है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, और एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, और इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम मैंने करवाया जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट मेथड और इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम भी इसी एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड इंपोर्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इंटर रिलेटेड हैं, तो आपको इन सारे टॉपिक्स को ही अगर आप करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए जो आपके क्लासमेट्स हैं, ताकि उन्हें भी ये वीडियो सुन के बहुत प्रॉफिट हो। थैंक यू सो मच।